नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे के लिए ये पूरी तरह से आपका शो रहेगा जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों के, आपकी क्वेरीज के सही और सटीक जवाब देंगे, साथ ही आपको आगे के लिए राय देंगे। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल किस तरह से पूछ सकते हैं तो देखिए, एक नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर फोन करिए, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव आपसे जुड़ रहे हैं। फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल डाल सकते हैं। वहां से भी आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। तृप्ति बात कर रही हूँ और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे, दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस वक्त बाजार में किस तरह की चाल है। तो देखिए, बाजार में निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है आज और फिलहाल निफ्टी 40 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर 25,898 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले फ्लैट नजर आ रहा था, थोड़ी तेजी यहाँ पर हमने देखी, लेकिन फिलहाल करीब 30 अंकों की गिरावट है। यहाँ पर 58,906 के लेवल पर फिलहाल बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं। मेटल और ऑटो शेयरों से बाजार को यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ निफ्टी के गेनर्स पर अगर एक बार नजर डालें तो श्रीराम फाइनेंस में देखिए आज 1.5% से ज्यादा की तेजी है। हिंडाल्को में करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। बजाज ऑटो 1.25% तक की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, वहीं एमएनएम में भी 1% की तेजी आप देख सकते हैं। एक्सिस बैंक भी अराउंड 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी लूजर्स पर एक बार नजर डालिए तो देखिए, यहाँ पर इटरनल में सबसे ज्यादा गिरावट है, करीब 2.5% की गिरावट यहाँ पर देख सकते हैं। फूड डिलीवरी शेयरों में इटरनल और स्विगी आज दोनों में कमजोरी है। इटरनल को लेकर एक खबर भी थी, इनकी जो सब्सिडरी है ब्लिंकिट, उनके सीएफओ ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, जिसके चलते भी हम थोड़ा सा इम्पैक्ट आज शेयर पर देख रहे हैं। मैक्स हेल्थ में भी करीब 2.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है। इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी हावी हो रही है। बजाज फाइनेंस में भी 1.5% के आसपास की गिरावट आप देख सकते हैं और अपोलो में भी यहाँ पर करीब 1.25% से ज्यादा की गिरावट है। तो ये हो गई मार्केट की बात। हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, मंथली एक्सपायरी का दिन है, इस साल की आखिरी मंथली एक्सपायरी में हम कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन के बाद नया साल शुरू हो जाएगा और इस वक्त देखिए 2-3 दिन से हम देख भी रहे हैं सुस्त कारोबार मार्केट में दिख रहा है, गिरावट और एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर मॉर्निंग के इसके पहले थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो सेटअप है अभी भी तेजी का ही है, हायर टॉप है, बॉटम इंटैक्ट है, लेकिन जो करेक्टिव फेज है अभी भी हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। नीचे के सपोर्ट्स की बात करते हैं, निफ्टी 25,850 के अराउंड सपोर्ट्स है ट्रेंड लाइन के, तो मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक डाउन मूव देखने मिल रहा है और आरएसआई वगैरह ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड इंडिकेशन दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म में। दूसरा चीज है कि पीसीआर भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी चीजों की नजर नब्बे रखते मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल सकता है अगर 25,850 के आसपास सपोर्ट से अगर वो होल्ड कर पाता है तो। और दूसरा चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी 50 डे में आज के ट्रेडिंग सेशन में रिटेस्ट किया था, उसके बाद हल्का सा बाउंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 58,700 जो है एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक टिका हुआ है बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के ओर 59,250 और फिर 60,000 तक आसपास तक। लेकिन अगर 59,750 के नीचे मूव ट्रेड रहता है तो मुझे लग रहा है कि एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि धीमे से एक दायरे में ट्रेड हो सकता है। आज मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा वॉलेटाइल मूव्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं मार्केट्स में। ठीक है, वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर आपको मार्केट में दिख सकते हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन है और इंडेक्स पर आपको राय हरीश जी ने दे दी है। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है अपने पहले लाइव कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ आर.एन. पांडे जुड़ चुके हैं। हाय आर.एन. पांडे जी, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल भी पूछिएगा। मैडम, मैं आर.एन. पांडे कोरापुट उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे पास एमसीएक्स का है 115 शेयर 10,276 पे।
ओके और कोपोज का 60 शेयर है 1825 पे। ओके 200 शेयर है डिक्सन का 13,135 पे। ठीक है, आपका नजरिया क्या है पांडे जी? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन अभी क्या सभी डाउन हो रहा है, तो पूछना चाह रहा था क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल, हरीश जी हमारे साथ है, आपको अभी इस पर राय मिल जाएगी। हरीश जी देखिए, आर्यन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ओडिशा से ये बात कर रहे हैं। इनके पास 3 शेयर है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले M6 की बात करते हैं तो 115 की क्वांटिटी में इनके पास शेयर है। 10,276 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की थी और फिलहाल देखिए 10,838 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और 65,000 से ज़्यादा का मुनाफा इन्हें इस वक्त इस शेयर में मिल रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने में भी देखिए 21% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर M6 ने जो दिए हैं। कोफोर्ज की बात करें तो 60 शेयर 1825 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन शेयर नीचे आ गया है, 1639 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और आज के सेशन में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट कोफोर्ज में हम देख सकते हैं। वहीं डिक्सन की बात करें तो 200 शेयर इन्होंने डिक्सन के खरीद रखे हैं, 13,135 के लेवल की इनकी खरीदारी है और 11,723 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो देखिए 2 शेयर्स में इन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन कोफोर्ज में जो इनकी बाइंग प्राइस थी उससे थोड़ा नीचे आ गया है शेयर। तीनों ही शेयरों पे ये लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं, आपकी क्या राय होगी इन्हें, कोफोर्ज, M6 और डिक्सन? इस जगह पहले हम एमसेट से बात करते हैं तो देखिए एमसेट एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म आ रहा है पूरा 2025 में, लगातार एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हो सकता है कि ट्रेंड ऊपर के लिए और 11,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन में ट्रेड होते नजर आ रहा है, जहां पे ऊपर का रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है 11,500 तक। तो इनको और थोड़ा बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर 11,000 से 11,500 आसपास आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं उस लेवल से। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 10,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है MCX में। दूसरा स्टॉक है डिक्सन। अगर डिक्सन की बात करते हैं तो देखिए एक रैली अच्छा आउट परफॉर्मेंस के बाद एक लगातार हमने लास्ट 3-4 महीने से लगातार डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। स्टॉक पर एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जो कि 12,000 के आसपास है। अगर आज उसके नीचे तोड़ के आज फिलहाल उसके नीचे ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक पे जो मेजर सपोर्ट्स थे 2024-25 के सपोर्ट्स थे वो ब्रेक किया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म का अवधि है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी है, लेकिन ये करेक्शन डीप करेक्शन देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। तो ओवरऑल इनका अगर इनका अच्छा मुनाफा आ रहा है तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके फिर से नीचे लेवल्स पे फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए डिक्सन में। दूसरा है कोफोर्ज। अगर कोफोर्ज में देखा जाए तो लास्ट 3 हफ्तों से लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली। स्टॉक प्राइस जो है एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया ऑलमोस्ट 2,000 के लेवल्स के आसपास। बार बार हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस वहीं से घूमते हुए फिलहाल के लिए, तो अब फिलहाल के लिए इनको बने रह सकते हैं। बिल्कुल ऑलरेडी थोड़ा बहुत नुकसान है, मुझे लग रहा है कि ये जल्दी बॉटम आउट हो सकता है स्टॉक प्राइस, जहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहे 1580 के आसपास। मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी देखने मिल सकता है वापस कोफोर्स में। तो अगर नीचे डिप मिलता है तो 1580 या 1500 के आसपास थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं, फिर से थोड़ा एवरेजिंग हो जाएगा इनका। वेराज मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रह सकते हैं कोफोर्स में लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कोफोर्ज पर भी आप बने रह सकते हैं, M6 पर भी आपको बने रहने की सलाह है, अच्छे लेवल्स आगे जाके मिल सकते हैं, लेकिन डिक्सन पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखिएगा। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी भी यहाँ पर डिक्सन पर आप ले सकते हैं। संदीप हमारे साथ यूट्यूब से क्वेरी भेज रहे हैं हमारे लिए। इनके पास ACPC के शेयर्स है, 9.5 रुपये के भाव पर इन्होंने लिया था और करीब 1 लाख शेयर्स ये बता रहे हैं इनके पास है, 1 साल से होल्ड करके रखा है। हरीश जी, ACPC एक छोटा शेयर है, इसका जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी छोटा है और फिलहाल 10 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन इनका जो खरीद था वो 9.5 रुपये का था और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते 53,000 का इन्हें यहाँ पर मुनाफा मिल रहा है। इस स्टॉक को आप पर्टिकुलर किस तरह से वॉच करते हैं? क्या आप इसे सजेस्ट करते हैं किसी के पोर्टफोलियो में रखने के लिए? बिल्कुल, अगर तृप्ति जी देखा जाए तो
बिल्कुल एक छोटा स्टॉक है और स्मॉल कैप में आता है, लेकिन बहुत वोलेटाइल मूव्स देखने मिलते हैं स्टॉक्स में। तो अगर इनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि इनको मुनाफा यहाँ पे वसूल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चॉपी मूवमेंट देखने मिलता है स्टॉक में, थोड़ा ज़्यादा ही कॉशियस रिस्क अपडेट होना चाहिए। और ऊपर केवल देखता है तो उस लेवल्स की बात करते हैं तो 10.11 रुपए से लेके 11.50 रुपए तक का रेजिस्टेंस जोन है। अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट वही के आसपास है। तो हो सकता है कि जल्दी स्टॉक प्राइस में रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में से निकल जाए, और इनको अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो बेटर है कि प्रॉफिट बुक कर ले और थोड़े अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, यहाँ से निकल जाइए और कोशिश करिए अच्छे स्टॉक्स में आप निवेश कर सके। हरीश जी, आप इस पर भी सलाह दे दीजिए क्विकली कि कहाँ पर इन्हें अब अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, आजकल फाइनेंशियल स्टॉक्स में अभी भी अच्छा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में कोई भी सेक्टर में दे सकते हैं। जिस तरीके से हमने लगातार फाइनेंशियल्स में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एयू बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, बहुत सारे छोटे बैंक है वहाँ पे आउट परफॉर्म होते हुए नजर आए। और पीएसयू बैंक में देखा जाए तो एसबीआई में मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी तेजी देखने मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी तेजी बनी हुई है, वहाँ पे इनको ध्यान दे सकते हैं थोड़ी टाइम। फाइनेंशियल स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। एयू, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई और फेडरल बैंक आपको सुझाए हैं, तो इन पर ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और अपने लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ चरणजीत सिंह जुड़ चुके हैं। हाय चरणजीत, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? I am Charanjit Singh from Delhi. Ever smiling will the way. How are you? आई एम गुड सर, थैंक यू। मेरा पिरामल फार्मा है 3,200 शेयर्स एट द Okay. रेट ऑफ 178.25। ओके, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है, होल्ड करें या सेल कर दें। बिल्कुल। हरीश जी, हमारे साथ चरणजीत सिंह बने हुए हैं दिल्ली से। इनका सवाल पीरामल फार्मा को लेकर है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, 3,200 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 179 के समथिंग इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल 24,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं, क्योंकि देखिए शेयर 171 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस से 9 रुपये लगभग नीचे आ गया है। एक साल में भी 35% से ज़्यादा ये गिरा है। और अगर आज के सेशन की बात करें तो यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल हावी हो रही है। पीरामल फार्मा को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि कंपनी सीडीएमओ में भी कारोबार करती है, जिसका अभी एक्सपेंशन होने वाला है। पर्टिकुलर इस स्टॉक पर इन्हें क्या राय होगी और क्या आगे जाकर आप अच्छी रैली यहाँ पर देख रहे हैं पीरामल फार्मा में? अतिथि अगर देखा जाए तो इनका पहले तो एक शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से इन्होंने निवेश किया हुआ है। जो अगर देखा जाए तो टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 180 के आसपास। हमने बार बार देखा है ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस वहीं से रिवर्सल होते हुए। लास्ट कुछ हफ्ते पहले हमने वो सपोर्ट जो था ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 180 के ऊपर फिर से नहीं टिक पाता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं इमीडिएट के लिए 165 लेके 155 के आसपास है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जो भी पुल बैक आता है 180 के आसपास, 180 से 185 के आसपास, वहां पे उनको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन है। हो सकता है कि और थोड़ा नीचे लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो भी पुल बैक आता है 180 के आसपास, 185 के आसपास, तो एग्जिट करने की राय रहेगी इसमें से शॉर्ट टर्म के नजरिए से। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बिल्कुल इनको बने रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिप बिल्कुल देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप पे अभी भी तेजी है जब तक 155 के आसपास ऊपर होल्ड करता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट का एडवाइस रहेगा, वेयर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन 155 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 185 के आसपास आप एक एसएल लगाइए, और अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 185 के आसपास आप यहां से निकल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ये सलाह आपको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब से हमारे पास एक सवाल आ रहा है। विवेक का सवाल है, इंदौर से इन्होंने लिखा है। अदानी टोटल गैस के इनके पास शेयर है, 350 की क्वांटिटी है, 760 की इनकी बाइंग प्राइस है और 563 के लेवल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। 68,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। हरीश जी, अदानी टोटल गैस पर क्या राय होगी आपकी, क्योंकि देखिए आज भी गिरावट है, पिछले 6 महीनों में 16% से ज़्यादा गिरा है। एक स्पाइक हमने देखा था 22 सितंबर के आसपास, 780 के लेवल भी यहाँ पर अदानी टोटल गैस ने दिखाए थे। क्या सलाह होगी अदानी टोटल गैस पर, क्योंकि 68,000 से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं? पृथ्वी जी, अगर पहले चीज है कि मैं अदानी टोटल गैस को ट्रैक नहीं
करता हूँ इसको ज़्यादा, और अगर इसके ऊपर मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हावेवर एक सपोर्ट्स की बात करते हैं, टेक्निकली बता सकते हैं तो 530 का एक सपोर्ट है जो मुझे लग रहा है कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट बना रहेगा अदानी टोटल के लिए। ठीक है, अदानी टोटल गैस पर आपको फिलहाल ये सलाह दी है। हरीश जी आप बने रहिए, एक क्विक लिंक हमें लेना होगा। टाइटन की बात करते हैं। टाइटन का शेयर लगातार कई दिनों से फोकस में चल रहा है। हमारी सहयोगी स्नेही से जान लेते हैं टाइटन पर आगे ब्रोकरेजेस की क्या राय है, क्या आउटलुक उन्होंने दिया है। जी स्नेही बताइए, टाइटन को लेकर आगे के लिए क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से टाइटन खबरों में है। उनके लैब ग्रोन डायमंड फोरे पर उन्होंने अपना पहला स्टोर भी मुंबई में खोल दिया है, अंधेरी में। नोवामा जो ब्रोकरेज हाउस है वहाँ से उनके एनालिस्ट ये स्टोर पर गए थे और ये उनके ऑब्जर्वेशंस है। नोवामा का स्टांस पहले जान लेते हैं टाइटन पर। उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस भी बदला नहीं है, 4672 रुपीज़ पर शेयर पर ये बरकरार रहा है। वो कहते हैं कि जो नए स्टोर का कलेक्शन है वहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स VS क्लैरिटी के हैं और F2G कलर सेट के बीच में है, और ये सेट किए गए हैं गोल्ड पर, 14 कैरेट से 18 कैरेट के गोल्ड पर। वो कहते हैं कि ये स्टोर 1000 स्क्वायर फीट जितना बड़ा है और 850 इन्वेंटरी पीसेस है। 90% ऑफ दिस टोटल इन्वेंटरी जो है, 90% इनकी इन्वेंटरी 1 लाख रुपए से कम की टिकट साइज में है। तो कैटेगरी रेंज 4000 रुपये से लेके ऑल द वे अप टू 4 लाख रुपया तक इनका कैटेगरी का ऑफरिंग है। और इसके दम पर जो मीडियन प्राइस है, वो एवरेज प्राइस वो 40 से 50 हज़ार के बीच में आता है। और बिकॉज वो 850 पीसेज इन्वेंट्री इनकी है, इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये स्टोर की टोटल इन्वेंट्री लगभग 4 करोड़ रुपए पर आती है। अब इनका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो टाइटन का नया लैब ग्रोन डायमंड स्टोर है वो गोल्ड ज्वेलरी में स्पेशलाइज करता है, गोल्ड के ऊपर लैब ग्रोन डायमंड सेट किए हुए हैं। इनका ये मानना है कि ये ट्रेंड के लैब ग्रोन ऑफरिंग से काफ़ी अलग है, क्योंकि ट्रेंड सिल्वर पर अपने लैब ग्रोन डायमंड सेट करता है और टाइटन सोने पर अपने लैब ग्रोन डायमंड सेट करता है। वो कहते हैं कि लेबर कॉस्ट 1800 से 2000 रुपये पर ग्राम के बीच में आते हैं। वो ये स्टेप पॉजिटिवली देखते हैं, टाइटन का ये नया फोरे। बट वो कहते हैं कि फ़िलहाल बहुत जल्दी है ये स्टेप, और उनको आगे जाकर देखना पड़ेगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, जिसके दम पर वो अभी फ़िलहाल टाइटन के फाइनेंशियल्स में इस नई दुकान को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये है नोवामा का व्यू। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली का व्यू जान लेते हैं। उन्होंने अपना मेंटेन रखा है रेटिंग ओवरवेट पर, और प्राइस टारगेट रखा है 4062 रुपीज़ पर शेयर। वो कहते हैं कि तनिष्क ने अपना पहला तनिष्क डायमंड्स एक्सपर्टाइज सेंटर लॉन्च किया है मुंबई में, और इसके दम पर लोगों का जो विश्वास है तनिष्क के डायमंड्स पर वो भी बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये बाकी स्टोर्स में भी लॉन्च हो जाएगा। अब सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के लिए, पिछले हफ्ते जब हमने पहली बार ये खबर सुनी थी कि टाइटन लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में फोरे करने वाला है, तब सिटी का एक नोट आया था। उन्होंने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा था, टारगेट प्राइस रखा था 4125 रुपीज़ पर शेयर। और उनका ये मानना था कि उनका जो ये बियॉन्ड ब्रांड, जो लैब ग्रोन डायमंड ऑफरिंग ब्रांड है टाइटन का, वो उनके ग्रोथ या उनके रिजल्ट्स में, अर्निंग्स में कोई अपटिक नहीं दिलाएगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा वहाँ पर। तो ये काफ़ी छोटी बात है टाइटन के लिए, ये उनका मानना है। पर जी हाँ, काफ़ी सारे व्यूज़ हमने सुने हैं, काफ़ी डाइवर्जिंग व्यूज़ है टाइटन के लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट के फोरे पर। शुक्रिया स्नेही इस पूरे अपडेट के लिए। और हरीश जी, आपसे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जब ये खबर आई थी टाइटन की, उसके 2 दिन तक शेयर ने अच्छी चाल यहाँ पर दिखाई थी, 4023 तक के लेवल्स पर ये पहुंचा था। और देखिए अब नोवामा और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली तो ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट भी 4062 रुपये तक के इन्होंने दिए हैं। नोवामा ने भी अच्छी रेटिंग यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ 4672 के टारगेट्स टाइटन के लिए दिए हैं। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को किस तरह से देख रहे हैं, और जो नया एक्सपेंशन है कंपनी का लैब ग्रोन डायमंड्स में अब फोकस करने वाली है, आप इस एक्सपेंशन को भी किस तरह से देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में टाइटन पर देखने को मिलेगा? कोई बड़ी रैली यहाँ पर चार्ट्स में नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, कई सवाल भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं टाइटन को लेकर। आकाश महाजन भी हमसे ट्विटर पे पूछ रहे हैं, इनके पास 4019 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है टाइटन में। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, क्या कहते हैं चार्ट्स टाइटन को लेकर?
तृप्ति जी बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है। अगर देखा जाए तो लास्ट 2 साल में स्टॉक एक दायरे में था, नीचे के लिए और नीचे में 3000 का सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा था और ऊपर में 3850 का। तो ये दायरा ऑलमोस्ट 2 साल चल चुका था। तो ऑलरेडी इसके पिछले हफ्ते में 2-3 हाल ही में हमने एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद हमने अगर लगातार एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है टाइटन में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ से 15 से 20% का रैली आगे जाके देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल किसी के पास लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं और एड ऑन भी कर सकते हैं करंट लेवल से। और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म को फ्रेश बाइंग भी इसमें इनिशिएट किया जा सकता है और पोर्टफोलियो स्टॉक है बिल्कुल। तो जिस तरीके से एक ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक मोमेंटम भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दोनों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो करंट लेवल से या छोटा डिप्स भी मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं ऊपर की ओर। जैसे मुझे लग रहा है कि 15 से 20% का रैली यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच रहेगा क्योंकि जिस तरीके से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है स्टॉक्स पे। पूरी तरह से पॉजिटिव व्यू टाइटन पर यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे लेवल्स आपको टाइटन में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से हमारे पास मिहिर राणा ने सवाल भेजा है। इनके पास श्रीराम फाइनेंस के 280 शेयर है, 714 का इनका खरीद प्राइस है और फिलहाल 973 के लेवल पर श्रीराम फाइनेंस करीब 2% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। अच्छे लेवल की खरीदारी है तो 72,688 का यहाँ पर इन्हें मुनाफा हो रहा है। मिहिर को काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर हरीश हो रहा है। इनका ये कहना है कि क्या यहाँ से अब ये प्रॉफिट बुक कर ले या इसमें और एड ऑन करे या फिर कहीं दूसरे शेयर पर शिफ्ट किया जाए। क्या राय होगी श्रीराम फाइनेंस पर मिहिर को? बिल्कुल तृप्ति जी, हमने एक शार्प रैली देखने मिल रहा था रिसेंटली। बट जैसे जिस तरह का न्यूज फ्लो आया था उसके बाद एक शार्प अप मूव देखने मिल रहा है। तो मार्क स्टॉक में अगर देखा है तो बिल्कुल एक अप ट्रेंड तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसआई वगैरह थोड़ा डाइवर्जन दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल सोच सकते हैं क्योंकि एक रिलेंटलेस रैली देखने मिल रहा है श्रीराम फाइनेंस में। ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी तेजी का ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जहाँ पे नेक्स्ट नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 900 के करीबन। सो बने मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और नीचे के लिए वेट कर सकते हैं। जब नीचे डिप आता है 900 के करीबन, वहाँ पे फिर से ऐड ऑन कर सकते हैं श्रीराम फाइनेंस। अगर यही नहीं तो दूसरा स्टॉक जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया जो टाइटन, मुझे लग रहा है कि अगर वो टाइटन में भी शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट, या क्योंकि अभी तक स्टॉक पर आउट परफॉर्म नहीं किया है, मुझे लग रहा है जल्दी आउट परफॉर्म कर सकते हैं टाइटन। तो टाइटन में इनको निवेश करने की राय रहेगी जहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करके श्रीराम में। श्रीराम फाइनेंस में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और एक टाइटन अच्छा शेयर यहाँ पर अभी अभी हरीश जी ने बताया है, आप वहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से ही अगला सवाल हमारे पास है। मनोज का सवाल है हमारे पास। इनके पास आईटीसी के शेयर्स है, 100 की क्वांटिटी है और 400 का खरीद भाव है। आज के सेशन में भी 400 पर ही आईटीसी कारोबार कर रहा है। हल्की आधे % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले एक साल में 15% से ज़्यादा ये टूटा है और इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी मिनिमल है क्योंकि इनके लेवल पर ही फिलहाल कारोबार करता हुआ। हरीश जी क्या लगता है, आईटीसी यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर? क्या सलाह होगी इन्हें अगले 5 साल के लिए? देखिए, अगर 5-6 साल का व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रह सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की नजरिया या 1-2 साल का नजरिया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में है स्टॉक और ये कंसोलिडेशन आगे भी देखने मिल सकता है। सपोर्ट्स की बात करते हैं 390 के आसपास है। जब तक 390 के आसपास होल्ड बना रहा है स्टॉक प्राइस, ये पॉजिटिव अप्रोच ही रहेगा। लेकिन 390 के नीचे मुझे लग रहा है कि फिसलने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 370 से लेकर 360 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन में है स्टॉक। जब तक स्टॉक 500 425 के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में ही रह सकता है स्टॉक। तो ये हो गई आईटीसी पर सलाह। आगे बढ़ते हैं, अपने लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़ चुके हैं। हाय सूर्यकांत, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका क्या सवाल है? मैं महाराष्ट्र धाराशिव से बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे पास एसबीआई के 907 पे 200 शेयर थे। ठीक है, आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? तो मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ कि निकाल दूँ उसको? ठीक है हरीश जी, सूर्यकांत जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, यहाँ महाराष्ट्र से ये जुड़े हुए हैं। इनके पास एसबीआई के शेयर है
200 की संख्या है और 907 की इनकी बाइंग प्राइस है। और देखिए अभी फिलहाल एसबीआई को देखें तो 969 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, जिसके चलते इन्हें 12,000 से ज़्यादा का मुनाफा एसबीआई में मिल रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ से? इन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिलहाल होल्ड करके रखे, आगे और ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है? जी बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें अभी भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छे नजर इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली अगर पीएसयू बैंक्स में देखा है तो वहाँ पे क्लियर एक टर्न अराउंड पिक्चर है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि एसबीआई स्पेशली पोटेंशियल है स्टॉक में और तेजी देखने में। तो रिसेंटली एक कंसोलिडेशन था स्टॉक प्राइस में, तो मुझे लग रहा है कि उसका सपोर्ट है 940 950 के आसपास। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यूएशन रह सकती है आगे भी, तो उनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। और मुझे लग रहा है कि ऊपर 11,000 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस में और तेजी देखने मिल सकता है। अगर इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है तो 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जब तक इसके ऊपर होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि उनको बने रहना चाहिए स्टॉक में। एसबीआई पर आप बने रहिए, अच्छे लेवल्स आपको मिल सकते हैं, 1000 के पार भी ये स्टॉक्स आपको जाते हुए दिखेगा, तो बने रहने की सलाह एसबीआई पे। इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और उनकी शेयर स्पेसिफिक क्वेरीज को सुलझाने के लिए शुक्रिया। योर स्टॉक्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलिगा हैं, दशकों का अनुभव है, और सिस्टमेटिक्स ग्रुप के सीईओ हैं धनंजय सिन्हा। अम्बरीश जी और धनंजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अम्बरीश सर, हमने उन शेयरों की सूची आपसे भी शेयर की है जिनको लेकर ना ट्रेडर का, इन्वेस्टर का काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हमें देखने को मिला, और ये शेयर वायरल शेयर्स की कैटेगरी में रहे। तो पहला शेयर थोड़ा सा अनजान कंपनी है, लेकिन इस साल में इसको बहुत सारे लोगों ने जाना। नाम है आरआरपी सेमीकंडक्टर। कंपनी का दावा है कि वो सेमीकंडक्टर स्टोरी से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन क्या गजब की रैली रही। 20 महीने में 55,000% का उछाल। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल में भी जो शेयर है लगभग 5700% चल गया, और जो शेयर लगभग 2 साल पहले करीब करीब 15 रुपए का हुआ करता था, आज करीब पौने 11,000 रुपए का हो गया है। मतलब एब नॉर्मल रैली। एक्सचेंजेस ने भी आगाह किया, उसके बाद कंपनी ने भी निवेशकों को सतर्क किया। सोचिए, आप ये सोच के देखिए कितना ताज्जुब होगा कि कंपनी भी निवेशकों को सचेत करने का काम कर रही है। और जो सालाना रिपोर्ट आई उसमें सिर्फ 2 इनके स्थायी कर्मचारी हैं। अब ये मतलब वायरल स्टॉक की सूची में हमने इसको पहले नंबर पर रखा है। इस पर राय लेंगे। अमरीश सर, आपका व्यू आरआरपी सेमीकंडक्टर, क्या आपने कभी इसके बारे में पढ़ा लिखा था सर? क्या राय होगी आपकी? कैसे आप इन्वेस्टर्स को आगाह करेंगे, सचेत करेंगे? देखिए, देखा तो है, क्योंकि इतना जो स्टॉक बढ़ता है तो श्योरली न्यूज़ में तो रहता है। तो और एक स्टॉक में बोलूंगा फ्रॉम द सेम ग्रुप, आरआरपी डिफेंस, करीब 20 रुपया था, 20 से 985 तक पहुंचा है और वहां से अभी करेक्ट कर रहा है। और दोनों में एक कॉमन इन्वेस्टर है जो आरआरपी सेमीकंडक्टर्स में पब्लिक इन्वेस्टर में आता है और आरआरपी डिफेंस में एज अ प्रोमोटर आता है। वन मिस्टर चोजनकर, जिनका करीब 73% होल्ड है दोनों कंपनीज में। और मैं ये बोलूंगा कि वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द बज़वर्ड्स। जो अभी जो बज़वर्ड्स हैं, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, रेलवेज और श्योरली एआई, तो आई नॉट बी सरप्राइज कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आप लोग और एक शायद स्टॉक देखेंगे, आरआरपी एआई, वो भी शायद आ सकता है। क्योंकि आरआरपी सेमीकंडक्टर का पहले का नाम था जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसीज, उसका नाम चेंज किया था मई 2025 में। सो दीज आर द पीपल हु यूटिलाइज द बज़वर्ड्स and try and sort of create or show that they are creating value. पर I think one should be very very careful of all these stories, क्योंकि आपने rightly कहा एम्प्लॉइज नहीं है,
आप बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में भी कुछ है नहीं, देयर इज नो रेवेन्यू एंड देयर इज नथिंग ऑन द बैलेंस शीट एज फार एज एसेट्स इज कंसर्न। तो कहाँ से ये सेमीकंडक्टर्स बनाने वाले हैं? पर आप यदि वेबसाइट देखते हो देन क्वाइट अट्रैक्टिव वेबसाइट है, पर आई थिंक दिस इज ओनली अ स्टोरी और कुछ नहीं है यहाँ पे। आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली गुड स्टोरी टेलर्स। तो इस सब स्टॉक से आई थिंक वन शुड स्टे अवे। और यदि आपके पास है बाय चांस आपका पुराना कुछ जीडी ट्रेडिंग का शेयर्स पड़ा था, वो कन्वर्ट हुआ आरपी सेमीकंडक्टर्स पे, आई थिंक यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड बुक आउट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर निकल जाइए, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है। हमने देखा कि 7 करोड़ का घाटा था सितंबर तिमाही के जब नंबर आए। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो करीब 1600 का पी है, और सेबी ने भी प्राइस मैनिपुलेशन की जांच शुरू कर दी है, और क्या कोई रॉन्ग डूइंग्स हुई है कंपनीज में। और अमरीश सर का बिल्कुल सही सलाह कि बज़वर्ड सिर्फ ना पकड़ें, आप इसमें देखिए कि उसमें वैल्यू कितनी है और उसमें कारोबार कितना है। तो ये सिर्फ बस पे ही चला है, और इससे बिल्कुल आपको दूर रहने की सलाह है और निकलने की सलाह है अगर आपके पास है तो। ऐसा ही एक बस क्रिएट हुआ। धनंजय सर, आपसे राय जानना चाहेंगे श्री चक्र सीमेंट के बारे में। इस साल में लगभग 1500% का उछाल। अब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली छोटी सी कंपनी है, सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मटेरियल से बनाती है, और मार्केट कैप तो इसका बहुत छोटा है, 50 करोड़ से भी कम है। इस साल तो 99 तक पहुंचा, वहां से हम देख रहे हैं कि शेयर गिर के नीचे आ रहा है। नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, और 3 साल से कंपनी का घाटा लगातार बढ़ा है। सर, चक्कर में ना पड़े ना, निकल जाने इससे, श्री चक्र सीमेंट से। हाँ, ये तो एक्चुअली चक्रव्यूह है। तो बेसिकली आई थिंक इट्स टू स्मॉल, बहुत छोटा ये मार्केट कैप है। जैसा कि आपने बताया 50 से 80 करोड़ का जो मार्केट कैप है, और इसमें भी एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, कुछ ऐसा कुछ सेल्स ग्रोथ वगैरह जो फंडामेंटल वेरिएबल्स है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अ बज़वर्ड in the current market scenario. I would say people want to make quick buck, and there might be concentration of certain investors. तो वो इससे बचने की जरूरत है। मतलब I would not recommend people to get into this, because you might actually burn your fingers in this. तो मेरे लिए भी ये this is not something I would recommend anybody. बिल्कुल बिल्कुल, रेकमेंड तो फिर सवाल ही नहीं उठता सर। और मतलब जिसमें कारोबार ना हो, सबसे पहला आपका कहते हैं ना कि क्यूसी, क्वालिटी चेक कीजिए कि कारोबार क्या है, प्रमोटर कैसे हैं, ये सारी चीजें। अभी ऐसी कंपनीज मतलब पता नहीं क्या रैशनल था, क्यों इतना भाग गए, और निश्चित तौर पर हमारे जो रेगुलेटर्स उनके रडार पर तो होंगे ही होंगे। तो ये शेयर भी काफी फोकस में रहा। एक और कंपनी काफी फोकस में रही, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अब इसकी मुश्किलें तो नहीं छटी, जो हम देख रहे थे कि निवेशक परेशान थे, 550 रुपए के नीचे शेयर चला गया था, वहां से रिकवर करके 700 रुपए तक गया। एक टाइम पे करीब 1250 रुपए का भाव हो गया था। लेकिन फिर इन्होंने डिसीजन ये लिया कि अपने कमर्शियल व्हीकल कारोबार को इन्होंने डीमर्ज करके उसको अलग से उसकी लिस्टिंग हो गई। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, ईवी हो और जगुआर लैंड रोवर है, और बाकी सीवी का जितना बिजनेस है वो चला गया कमर्शियल व्हीकल वाले आर्म में। अब जब अलग से लिस्टिंग हो गई तो हमने ये देखा कि जो कमर्शियल व्हीकल वाला जो टाटा मोटर है उसमें अच्छी तेजी हुई। ब्रोकरेज भी उसको लेकर काफी बुलिश हुए। राय आपकी अमरीश सर, अगर दोनों में से चुनना हो और निवेशित रहना हो या फिर नया निवेश करना हो, आपका वोट किस साइड पर जाएगा? क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में? इनफैक्ट मैं दोनों पे पॉजिटिव रहूंगा। इनफैक्ट जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, वहां पे दे हैड सफर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ साइबर अटैक जो हुआ था जीएलआर पे, बट दैट इज सॉर्टेड आउट टू अ लार्ज एक्सटेंट। और अभी जो न्यू लॉन्चेस भी किए हैं, दैट इज डूइंग वेल। सियरा का लॉन्च हुआ है, देयर ईवीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो पैसेंजर कार टाटा मोटर्स का आई वुड बी पॉजिटिव। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द कमर्शियल व्हीकल साइड, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2026 में जो नंबर्स आएंगे फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल साइड, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर देन व्हाट वी हैव सीन इन 2025। तो आई थिंक एट दीज लेवल्स दोनों स्टॉक्स लेके बैठ सकते हैं, बट देन दिस विल बी मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। दोनों शेयर यहां से आपके लिए वैल्यू बना सकते हैं। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल की, तो गिरावट के बाद वैल्यूएशंस तो थोड़े आकर्षक हो गए हैं, लोअर लेवल से संभलने की कोशिश भी ये शेयर करता हुआ आपको दिखाई देगा। एक और कंपनी फोकस में रही
और वो है यस बैंक। यस बैंक हम देख रहे थे कि काफी लंबे समय से एक रेंज में शेयर फंसा हुआ है, लेकिन इस साल कई सारी ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज रही जिसमें विदेशी निवेश खूब भर भर के आया। और यस बैंक को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने 20% पहले हिस्सा लिया मई में, उसके बाद सितंबर में हिस्सेदारी को बढ़ाकर किया 24.2%, और हमने देखा कि शेयर भी थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा था, 24 रुपए के आसपास तक गया। अभी एसएमबीसी बैंक में सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो बन गया है, हालांकि रेगुलेटर ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये प्रमोटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। धनंजय सर, शेयर थोड़ा चला लेकिन घूम फिर के वही 21 रुपए के आसपास के भाव आ गए। यस बैंक को लेकर जो उत्साह बना कि नहीं एक बड़ा बैंक निवेशक के तौर पर आ रहा है, थोड़ी अपनी एक्सपर्टीज भी लेकर आएगा, टेक्नोलॉजी भी शायद थोड़ा सा बेहतर लाएगा, लेकिन वो चीजें शेयर भाव में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई नहीं। करना क्या है सर यस बैंक के शेयर में अब? तो येस बैंक हैज बीन एन अंडरडॉग, सो बेसिकली इसमें जो भी कंट्रोवर्सी पहले रहा, तो बेसिकली इट हैज बीन समथिंग जो इन्वेस्टर इतना प्रेफर नहीं कर रहे, जबकि इसमें आज के तारीख में काफी मिक्स्ड ओपिनियन है इन टर्म्स ऑफ एनालिस्ट रिकमेंडेशन। रिसेंटली आई थिंक देयर इज सर्टेन इम्प्रूवमेंट, जो एनपीए रेशियोज है वो स्टेबल है, और आई वुड से ग्रोथ में भी रीजनेबल ग्रोथ वहां पे चालू है। तो बेसिकली इट्स नॉट अ कंपनी विच इज एक्चुअली डूइंग दैट बैडली, बट इसका बैकग्राउंड जो होता है उसके कारण थोड़ा सा रेपुटेशनल इश्यूज है। आई वुड से दिस ये जो सुमितोमो का जो स्टेक सेल हुआ है, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल पॉलिसी स्ट्रेटेजी द आरबीआई ने जो लगाया है, बेसिकली कि एफडीआई ज्यादा अलाउ करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा, कंपनी को ज्यादा रोल देंगे बैंकिंग सेक्टर में। तो आई थिंक वो एक तरह का ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इनका जो 20% स्टेक एक्विजिशन हुआ है। बट आई वुड से दैट पर से इसके कारण ग्रोथ नहीं आता, क्योंकि अगर वो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ इंक्रीज द लेवरेज और ग्रोथ कितना हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। हमें मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा इश्यूज है बैंक डिपॉजिट क्रिएशन में और लेंडिंग ग्रोथ में। तो इसके कारण अगर इक्विटी इन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा आरओई रिटर्न रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। तो इनिशियली थोड़ा सा ये एक्साइटमेंट था, बिकॉज देयर इज एन एनबीए मल्टीनेशनल कंपनी कमिंग इन, तो उसके कारण थोड़ा सा गवर्नेंस एस्पेक्ट थोड़ा इम्प्रूव होता है, बट इवेंचुअली ग्रोथ देखते हैं लोग। तो अभी उसको टाइम लगेगा इसको लेवरेज करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में आई वुड से इट कैन बी कंसिडर्ड एट दिस जंक्चर, हो सकता है बिकॉज ऑफ द इक्विटी इन्फ्यूजन एंड द ड्रैग ऑन द आरओई थोड़ा वो सबड्यूड है। तो इवेंचुअली इसको देखना पड़ेगा कि हाउ डज इट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजाइजेस द ग्रोथ। ठीक है, आगे की स्ट्रेटजीज पर फोकस होगा कि येस बैंक आगे क्या करती है। एक और कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से जो चर्चाओं में भी खूब रही, अपेक्षाकृत निफ्टी की थोड़ी सी नई कंपनी है, लेकिन जो मैच्योरिटी दिखाई, जो रिटर्न दिए वो बड़े कमाल के रहे। लगभग 2025 में 66% के रिटर्न आ चुके हैं, नए हाइस पर ये शेयर जाके वहां पर टिक भी रहा है। और उसकी वजह है कि जापान के एमयूएफजी बैंक ने इसमें 20% हिस्सेदारी खरीदी है 39,600 करोड़ में, और ये सबसे बड़ा एफडीआई है भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में। आपकी राय अमरीश सर, श्रीराम फाइनेंस, चर्चाएं तो ये भी है कि बैंकिंग के लाइसेंस के लिए भी कंपनी आवेदन करेगी आगे चल के। आपकी राय श्रीराम फाइनेंस को लेकर कितने बुलिश हैं आप, और निवेशकों को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफी ज्यादा अपसाइड है श्रीराम फाइनेंस का, क्योंकि अभी आई थिंक द एफडीआई वुड बी अबाउट 40,000 करोड़, $4.4 बिलियन का एफडीआई की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस शुड बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर श्रीराम फाइनेंस। और जैसे कि आपने कहा कि पॉसिबली अ बैंकिंग लाइसेंस गोइंग अहेड, या आई थिंक दैट इज पॉसिबल ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years। तो मुझे लगता है कि इवन एट द करंट लेवल्स श्रीराम फाइनेंस लेके रखना चाहिए एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो श्रीराम फाइनेंस आप लेके रखिए, यहां से भी आपको अच्छे रिटर्न ये शेयर देता हुआ दिखाई देगा। एक कंपनी जिसकी चर्चा खूब हुई वो है इंटरग्लोब एविएशन। बहुत चर्चा हुई,
25 में नवंबर से जब FDTL के नॉर्म्स आए उसके बाद से हमने देखा कि एयरपोर्ट्स पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। दिसंबर तक आते आते हालत बहुत ख़राब हो गई और लगभग 4,500 फ्लाइट्स इनकी कैंसिल हुई और हमने देखा कि DGCA को एक्शन लेना पड़ा, इनकी उड़ानों की संख्या घटानी पड़ी। अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि इन्होंने पायलट्स के पे पैकेज को रिवाइज किया है, उनके भत्ते बढ़ाए हैं, थोड़ा डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। लेकिन शेयर ये गिरते गिरते 6,000 के आसपास से 4,500 के आसपास पहुंच गया था, 4,650 रुपए के आसपास तक। वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है। आगे का भविष्य कैसा है ये समझते हैं। धनंजय सर, क्या व्यू है आपका? क्योंकि देखिए डोमिनेंस तो अभी भी है और आगे भी रहेगी इंडिगो के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट शेयर ये लूज करें, थोड़ा फाइनेंशियल इंपैक्टेड हो, लेकिन डोमिनेंस को लेकर कोई शक नहीं है। आपकी राय सर निवेशकों के लिए? नहीं, एक्चुअली जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो बेसिकली आपका अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक में निवेश करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक तो जनरली हैज बीन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, मार्केट शेयर हैज बीन प्रीटी गुड। तो और इसका जो है एफिशिएंसी फैक्टर्स जो भी है वो तो है ही है। तो आई वुड से दैट ये करेक्शन आई थिंक कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। ये जो नियर टर्म इश्यूज है वो सॉर्टेड आउट हो जाएंगे ओवर टाइम। देयर माइट बी, आई मीन द गवर्नमेंट इज गिविंग मोर लाइसेंसेस, तीन और एयरलाइंस को इन्होंने लाइसेंसेस दिए हुए न्यूज में है, तो उसको टाइम होगा आते आते, बट आई वुड से दे वुड स्टिल बी अ डोमिनेंट प्लेयर। मुझे नहीं लगता है कि एयरलाइन चलाना इतना आसान है, एंड फॉर द सिस्टम्स दैट दे हैव एक्चुअली एस्टैब्लिश ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें इनको डिविडेंड जरूर मिलेगा। और इस करेक्शन में आई थिंक इन्वेस्टर्स कैन कंसिडर दैट इज एन इन्वेस्टिंग स्टॉक। इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है, डोमिनेंस बना रहेगा। ये जो डिप आए हैं इसका आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे शेयर रहे जो 2025 में सुर्खियों में रहे हैं और इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के रडार पर रहे हैं। उनकी हम चर्चा करेंगे और आपके लिए राय लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। बस यूं गए और यूं आए।